इंशाल्लाह। ES6 ECMAScript 6, इसके कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब ये मेन है। आपका जितनी भी जावास्क्रिप्ट सीखी है ना वही मेन है, ऐसा नहीं वो। अब क्योंकि जब आप रिएक्ट में जाते हो या नेक्स्ट में जाते हो या नोड.js में, तो वहाँ पे ES6 यूज़ हो रहा होता है, जावास्क्रिप्ट कम यूज़ हो रहा होता है जावास्क्रिप्ट ही, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ आ गई है। ECMAScript जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन होता है हर बार। अभी जो वर्जन चल रहा है वो ES11 चल रहा है। तो आपका सवाल होगा कि क्या ES6 के बाद E7, E8, E9, E10, E11 नहीं, हम सिर्फ ES6 पढ़ेंगे। अब सवाल होगा कि भाई ES6 क्यों, बाकी वर्जन क्यों नहीं पढ़ेंगे? इससे पहले जो वर्जन पढ़ रहे थे वो ECMAScript 5 थे, 1 से लेकर 4 तक नहीं पढ़ा, डायरेक्ट कहाँ पहुंचे 5, क्योंकि 5वें में इतनी स्टेबल हो चुकी थी कि मार्केट में आके खड़ी हो गई थी। अब उसके बाद ES6 में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रिएक्ट सपोर्ट करती हैं। ES5 में बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल आज हमने देखी इफ एल्स ES5 में था, यहाँ पर भी है। इसकी जगह UI के लिए ये लेके आ गए टेर्नरी ऑपरेटर। क्या लेके आ गया? टेर्नरी ऑपरेटर। तो ES6 में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई थी, बहुत से मेथड नए आए थे। तो इसलिए अगर आपने ES6 पढ़ ली तो बाकी वर्जन अब अपडेट तो हर रोज हो रही है। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो खत्म हो गई हैं। अब जैसे आपके पास बहुत से मल्टीपल मेथड है, एरे के बहुत से नए नए मेथड आ गए। मैप, आज से पहले हम फॉर लूप लगा के थक गए थे। हमने पूरी वेबसाइट के अंदर अगर हम सिर्फ यहाँ फॉर को सर्च करें ना तो पूरी वेबसाइट फुल हमारे पास शो कराएगी कि भाई आपके पास इस वेबसाइट में कितनी बार फॉर लूप लगा हुआ है। ऐसे ही है ना भाई। तो इससे बचने के लिए हम मैप को यूज करते हैं। तो मल्टीपल चीजें आ गई जो आपकी हेल्प कर रही होंगी आपकी कोडिंग के अंदर। तो इस ES6 का वर्जन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक होता है इसके वेरिएबल्स। इससे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था? var। इन तीनों में सबसे एक तो फर्क होता है स्कोप डिफरेंट। आपके पास स्कोप डिफरेंट से मकसद कि जो ये वार है ना, वार अगर मैंने कहीं ऊपर डिफाइन किया है, फंक्शन के अंदर भी डिफाइन किया है, जब वो उस फंक्शन से बाहर कॉल किया जाएगा तो जो वैल्यू फंक्शन के अंदर थी वो लेकर आएगा। हाँ, हैज अ ग्लोबल वेरिएबल, जो बाहर था उसको नहीं उठा रहा, वो अंदर वाली वैल्यू उठाकर चेंज कर रहा है। लेट क्या है? लेट को बोला जाता है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप का मकसद कि आपके पास जो भी वेरिएबल होगा, अगर बाहर कॉल है, बाहर बना हुआ है, तो बाहर उसकी वैल्यू और होगी, उस फंक्शन के अंदर कुछ और होगी। बिल्कुल, आप उसको फंक्शन स्कोप इसलिए बोलते हो कि वो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है। अब फंक्शन के साथ साथ बिल्कुल आपकी बात कि भाई ब्लॉक इसलिए बोलेंगे, जब इफ एल्स आएगा तो कोई इफ एल्स के अंदर वेरिएबल डिफाइन किए तो वो भी एक ब्लॉक है। तो मतलब ब्लॉक स्कोप का मकसद किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, वही वेरिएबल बाहर भी डिफाइन है, तो बाहर वाले की वैल्यू अलग रहेगी, अंदर वाले की वैल्यू अलग रहेगी। लेकिन वार के अंदर क्या होता है? बाहर वाले की वैल्यू को रिप्लेस मार देता है अंदर वाले के साथ, तो अब पूरी फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो सबसे बड़ा मसला है कि भाई एक यूजर आया, वो अपनी वैल्यू लेके आया a=5, फंक्शन में क्या a=10, लेकिन हम चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर सिर्फ वैल्यू 10 रहे, लेकिन जब बाहर हो तो वैल्यू 5 रहो। लेकिन अगर वार के साथ बना है तो वैल्यू 10 हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है? 10। लेकिन लेट के साथ होगा तो फंक्शन में और वैल्यू, फंक्शन से बाहर और वैल्यू। तो ये ब्लॉक स्कोप है। कॉन्स्ट, क्या आपके पास वैल्यू कांस्टेंट होती है, आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एक वेरिएबल बना लिया, उसमें फिक्स वैल्यू डाल दी जाती है ताकि वो चेंज ना हो सके। अब जैसे इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जब हम API बनाते हैं तो हमारे पास 2 टाइप लाजमी है, एक एडमिन और एक यूजर। तो अब ये दोनों वेरिएबल हम जब API बनाएंगे तो कॉन्स्ट के वेरिएबल में रखेंगे कि या तो यूजर की टाइप एडमिन होगी या यूजर की टाइप यूजर होगी। ऐसे है ना? जी 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 जी, हाँ पूछे। सही है, सही है, सही है। देखो बिल्कुल ऐसे ही है।
मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने ये डिफाइन किया, आपने यहाँ पर जाकर कोई वैल्यू दे दी। अब हमने क्या बोला, वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्ट होती है, हमने कॉन्स्ट का डिफाइन किया। अब जब यूआई रीबिल्ड होगी, जो यहाँ पे लगा हुआ है सेट एरे, ये क्या करेगा, यूआई को रीबिल्ड करेगा, चेंज करेगा। तो जो वैल्यू इसको उस टाइम मिली, जो वैल्यू इसको उस टाइम चेंज होते वक्त मिली, वो उसके लिए कांस्टेंट होगी। मतलब आप बोलोगे, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ जाकर 0 डाल दिया, अब ये वैल्यू चेंज हमारे मुताबिक जो हम बोलते हैं कि कॉन्स्ट है, तो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जब आपकी किसी भी स्टेट में जाकर इसको आपने कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया, यूआई दोबारा से रीबिल्ड हुई, ये वेरिएबल फिर से आपके पास जनरेट हुआ यूआई के अंदर। जब जनरेट हुआ तो जो वैल्यू उसको मिली वो उठा के उसने अपने पास, मतलब 0 की जगह 1 आ गया, तो अब 1 इसके लिए कांस्टेंट हो गया। हाँ, एट ए टाइम, जब तक रीबिल्ड यूआई नहीं होगी। जैसे ही रीबिल्ड होगी यूआई, तो जो वैल्यू दी है नहीं, वो उठा के आगे फंक्शन बनाना लग पड़ेगा। तो बिल्कुल आपकी बात ये कि भाई यहाँ पे कॉन्स्ट लगाते हैं। अब कॉन्स्ट का तो मकसद ये फिक्स हो गई है वैल्यू। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसको कॉन्सेप्ट ये रखते हैं कि भाई पेज तब तक रिफ्रेश नहीं होगा जब तक हम ऊपर से रिफ्रेशर को नहीं चलाते। ऐसी है ना, अब यहाँ पर ऑर्डर, एडमिन ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर दिया है, मेरे पास यहाँ पे तब तक शो नहीं होगा जब तक मैं पेज को रिफ्रेश नहीं करूँगा। तो यहाँ वैल्यू कॉन्स्ट अलग कॉन्सेप्ट है। जब मैं इसको रेक्ट में लेके जाऊँगा, जैसे ही एडमिन ने वहाँ से एक्सेप्ट किया, रन टाइम पे मेरे पास एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो आपके पास ये काम कर रहा होता है। तो उस टाइम कॉन्स्ट रीबिल्ड होता है। कॉन्स्ट क्या हो रहा है, रीबिल्ड, दोबारा से जनरेट हो रहा है। जावास्क्रिप्ट ने फिक्स वैल्यूज ने उठा ली है, क्योंकि वो हर बार पेज रिफ्रेश पे चलेगा। ये सेट स्टेट के ऊपर चल रहा होता है, जो वैल्यू आपने यहाँ दी होती है। तो आपके पास ये 3 वेरिएबल और 3 स्टेटमेंट्स हैं जिसके जरिए हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, वार, कॉन्स्ट और लेट। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, सिंपल है। इसको हम लोग अगर जनरेट करना चाहें तो इसको जनरेट कर लेते हैं। यहाँ जाकर ES6 के नाम से फोल्डर बनाते हैं। तो हमने एक फाइल बना ली index.html और एक और फाइल बना ली app.js। अब यहां तक हमने बोला var a इक्वल टू 10, फंक्शन कॉल a इक्वल टू 20, console.log a। अब हम जब इसको रन करते हैं, अब इसको रन करते हैं, तो अब हमारे पास जब हमने यहाँ पे चेक किया, आउटपुट में क्या आ रहा है, 10, क्योंकि ये फंक्शन क्या हुआ, कॉल ही नहीं हुआ। अब हमने जब इसको कॉल किया, अब आपके पास वैल्यू दोनों क्या होगी, 20। फर्क देख रहे हैं, बाहर क्या था, ए था, बाहर क्या था हमारे पास, ए की वैल्यू थी 10, अंदर हमने ए इक्वल टू 20 किया। अब अगर मैं var a इक्वल टू 20 कर दूं, अब क्योंकि मैंने इसको अगेन से डिक्लेयर किया, अगेन से क्या किया, डिक्लेयर किया, ऐसी है ना भाई। अब ये वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन के लिए बना हुआ है। बाहर उसकी वैल्यू a इक्वल टू 10 जो कि उसने यहां पे दिखाई, यहां पे आ रही है लाइन नंबर 8 पर, और लाइन नंबर 5 पे वो वैल्यू क्या दिखा रहा है, 20, क्योंकि हमने वेरिएबल क्या किया है, रीडिक्लेयर किया है। तो आपके पास जब अगर ये फंक्शन जैसे बाहर था, अब हमने यहां पे कॉल किया तो वैल्यू 10 आएगी, क्योंकि हमने यहां पर फिर से डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि आपके पास ये वैल्यू है। अगर हम लेट की बात करते हैं, लेट अब हमारे पास यहां पर वैल्यू यही, अब मैं इसको हटाकर चेंज करता हूं, वैल्यू दोनों की दोनों क्या होगी, 20। क्यों कि भाई ए की वैल्यू बाहर थी 10,
जब आपने उसको रीडिक्लेयर नहीं किया a इक्वल टू 20, जब मैं इसको यहाँ पे, अब इसका मकसद कि भाई आपने वेरिएबल दोबारा से नहीं बनाना, आपने उसी वेरिएबल में क्या करना है, चेंजिंग करनी है। अब अगर मैं कॉन्स्ट a इक्वल टू 10 बना दूं, अब ये मुझे एरर देगा। क्यों? कि बोलेगा भाई आपने एक वेरिएबल बना लिया है, अब मैं यहां जाकर लेट के साथ बना रहा हूं, बोलेगा क्या हो गया भाई, क्यों आप दोबारा से बना पा रहे हो आप इस वेरिएबल को दोबारा? क्यों? क्योंकि अगर ये वार होता, ये बोलता चलने दे भाई, कोई मसला ही नहीं है। देखो भाई सबसे बड़ा मसला है ना, क्योंकि एक यूजर का डेटा आपने स्टोर कर लिया है, आप दोबारा से उसका डेटा स्टोर नहीं करोगे। तो आपने यहां पे लिखा वार, आप अगेन से वार लिखा हुआ है, तो आपका मकसद कि वार के अंदर हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीडिक्लेयर, कि एक वेरिएबल ए के साथ बनाया फिर से ए के साथ बना दिया। तो इसको आप ब्लॉक स्कोप नहीं बोलोगे। ब्लॉक स्कोप क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि भाई आप इसको उठाकर, मैं यहां पर भी रखूं, यहां पर ही वेरिएबल बना सकता हूं। मतलब ए के वेरिएबल मैं चाहूं तो 120 बार उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं। ऐसी है ना भाई? हाँ, तो अब एक चीज हमें पता लग गई कि वार बार बार सेम नाम से वेरिएबल रीडिक्लेयर हो सकता है। लेकिन अगर इसी की जगह हमने क्या लगा दिया, लेट लगा दिया, तो लेट इसको कभी भी रीडिक्लेयर नहीं होने देगा, भले वो चाहे वार के साथ ही क्यों ना हो। अब लेट में कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लेट ए इक्वल टू, अब मैंने यहां से उठाकर इसको नीचे रखा, तो आपके पास अब ये क्या है, क्योंकि वो पागल वार था, वार ने बोला कोई मसला नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। वार ने क्या बोला, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अब आपके पास जब यहां पर, अब देखो फर्क, आप एक चीज देखें, यहां पे डाल रहा हूं, इधर आ रहा है, क्योंकि लेट कभी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं होने देता। लेकिन अगर मैं इसी को नीचे डाल रहा हूं, तो लेट कोड नीचे से चलेगा ना, लेट का कोड तो नीचे है, वार का कोड ऊपर है, ऐसी है ना भाई, 1 बाय 1 लाइन चल रही है, तो यहां पर एरर आना चाहिए था ना, ऐसे ही है। अब यहां पे एरर क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि वार तो बोलता है भले जितनी बार आपने ए को बनाना है बनाते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ता कि लेट आपने दोबारा से ए में डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं फिर से इसके नीचे जाके एरर दूंगा, तो अब आपके पास, अब क्योंकि ये बोल रहा है भाई लेट ए इक्वल टू 10, फिर आप बोल रहे हो लेट ए इक्वल टू 10 और वार ए इक्वल टू 10। अब ये बेचारा टेंशन में आ गया कि यार ये मैं किसकी बात मानूं? ऐसी है ना भाई, अब आपने पहले वार से डिफाइन किया, फिर आपने लेट से डिफाइन किया, फिर से आपने वार से डिफाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हटाया, एरर आने लग पड़ा। क्यों? किसने बोला नहीं भाई, क्योंकि इससे पहले वेरिएबल वार के पास था। वार बोलता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, आप बनाते हो तो बनाते रहो। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि भाई जब हम कोई भी वेरिएबल रीडिक्लेयर करना चाहेंगे तो वो रीडिक्लेयर नहीं होगा। क्यों? कि हमने क्या लगाया है, लेट लगाया है। ठीक है भाई, अगर मुझे लेट दोबारा से डिफाइन करना ही है तो मैं किसी फंक्शन, अब यहां पे एरर नहीं आएगा। यहां पे एरर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाहर अलग वेरिएबल है, अंदर अलग वेरिएबल है। अब अगर मैं कंसोल ए यहां पर करूंगा तो 100 होगा, यहां पर लेट 10, पेज पे रिफ्रेश किया, अंदर 100 बाहर 10, और एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया?